मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विवेक चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा कक्षा 9 का 8वां लेसन विज्ञान का गति वाला चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने गति से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ये आप लोगों ने पहले ही कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में, जिसके अंदर इस प्रकार से गति के ये समीकरण है जिसको हम ग्राफीय विधि के द्वारा व्युत्पन्न करेंगे। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इनकी व्युत्पत्ति की जा सकती है, तो ग्राफीय मेथड के माध्यम से हम इनको प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहला जो गति का समीकरण है वो है v बराबर u प्लस 80, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सबसे पहले हम v बराबर u प्लस 80 को ग्राफीय मेथड से व्युत्पन्न करेंगे। इसके अंदर जो दिया हुआ है वो त्वरण है, समय है, वेग है। तो वेग और समय, पहला जो रहेगा वो रहेगा वेग समय संबंध के लिए ग्राफीय मेथड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम v बराबर u प्लस 80 को व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वेग और समय से संबंधित ग्राफ है उसमें इधर हम समय ले रहे हैं। समय किसमें है? सेकंड में। ठीक है, एक ग्राफ बनाना है, इधर हमारे लिए समय आ गया, इधर अगर हम बात करें तो वो हमारा आएगा वेग। वेग किसमें आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि एक समान त्वरण से कोई भी गाड़ी या कोई वस्तु गति कर देगी, तो ऐसी स्थिति में उसमें वेग और समय में क्या संबंध रहेगा? सपोज कीजिए इस बिंदु से यानी यहां से कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है। ठीक है, यहां से प्रारंभ करती है यानी कि इसका क्या हो गया? u बराबर क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। u का मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, v का मतलब क्या है? अंतिम वेग। t का मतलब क्या है? समय। ठीक है, अभी के लिए इतना, बाद में हम a और s इनको और देखेंगे। u इसका प्रारंभिक वेग है। मान लीजिए इधर ये समय दिया हुआ है, कुछ समय अंतराल इसका वेग हम देखते हैं और यहाँ पर हम मानते हैं कि वस्तु v वेग को प्राप्त कर लेती है। यहाँ u था यानी ये इसका प्रारंभिक वेग है, u वेग से उसने गति प्रारंभ की, v वेग को वो प्राप्त कर लेती है। मान लीजिए यहाँ से ये प्राप्त किया और ये यहाँ पर इसका t प्राप्त हुआ। ठीक है, t समय में ये इसने वेग को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, कुछ ग्राफ बनाने देखे थे, तो उसके अंतर्गत हम कैसे ले रहे थे कि ये जो है इसको यहाँ से मिला है तो इसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b है, इसको मान लिया c है। इस प्रकार से हमने ये बना लिया। अब हम यहाँ पर जो ये है इसके समानांतर एक लाइन बनाते हैं, इसके समानांतर OC। इसको हमने दे दिया d नाम और इसको दे दिया e, यहाँ वाले को। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये स्थिति हमारे सामने है, इसमें हम कुछ एक वैल्यू है उनको हम देख लेते हैं कि किसके बराबर किसको माना गया है, किस प्रकार से आगे हम समीकरण जब व्युत्पन्न करेंगे तो उस स्थिति में हमें उन चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो जैसे सबसे पहले हम ये देखें कि ये वाली जो स्थिति है O से E है, ये किसके बराबर है? O से E V के बराबर है। ठीक है, O से E जो है, O E जो रहेगी वो हमारे क्या रहेगी? V रहेगी। ठीक है, ऐसे ही इसके समानांतर ये लाइन हम मान रहे हैं, दोनों क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। तो O E की बात करें या फिर हम B C की बात करें तो इन दोनों का मान क्या रहेगा? बराबर क्या रहेगा? ये किसके बराबर है? V के, क्योंकि O से E तक क्या है? V है, अंतिम वेग। ठीक है, V अंतिम वेग हम जिसको V कहते हैं। अब देखिएगा और एक
या फिर सी डी की बात करें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये यहां से यहां तक क्या है, यू है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी सी बी लिख देते हैं, बराबर किसके है, यू के। ठीक है, अगर हम बात करें ए डी की या फिर ओ सी की, तो ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो ये किसके बराबर है, टी के बराबर, समय टी के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कुछ सामान्य जानकारी ले ली। अब सपोज कीजिए कि एक ही समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंतर्गत यदि हम त्वरण को देखें कि उस दौरान उसका त्वरण क्या रहेगा, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, हमें पता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। परिवर्तन की दर होती है, तो परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन u से v बटा समय। ठीक है, इसको जब हम देखते हैं तब हम क्या लेते हैं, वेग में परिवर्तन कहां से कहां हो रहा है। सबसे पहले हम देखें कि ये परिवर्तन क्या हो रहा है, तो हमारा ये परिवर्तन क्या है, हमारा ये परिवर्तन होगा u से v तक। ठीक है, u से v क्या है, bd को मान लो। अब सपोज कीजिए कि हमने वस्तु को यहां से माना, तो यहां से यहां तक क्या है, इसका v है, यानी वेग क्या है, v है। तो ऐसी स्थिति में इसके वेग को अगर हम मान कर चले कि v से u से v वेग होता है, तो v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। ये हम क्या मानते हैं, वेग में परिवर्तन को मानते हैं। अब वेग में परिवर्तन को अगर हम देखें तो हमारा क्या आएगा, वेग में परिवर्तन इधर की तरफ देखें या इस तरफ देखें, तो हमारे पास में क्या है, BC माइनस DC, ये क्या है, वेग में परिवर्तन है, V माइनस U है। तो सपोज कीजिए हमने वहां पर BC लिखा और BC माइनस CD किया, तो हमारा क्या हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया। V में से U लेस करना है, ये इतना क्या है, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, ओ ई माइनस ओ ए। ठीक है, ओ ई माइनस ओ ए दोनों बराबर है, इक्वल है। समय की बात करें तो हम क्या दे सकते हैं, ए डी या फिर ओ सी बटा ए डी या ओ सी। ठीक है, बी सी का मतलब क्या है, बी सी पूरा क्या है, वी है, माइनस डी सी क्या है, इतना क्या है, यू है, बट्टे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ए बराबर क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। ए को टी के साथ में मल्टीप्लाई कर दे, टी बराबर क्या हो जाए, यहाँ पर मैंने साथ में लिख दिया v माइनस यू। ये हमारा क्या है, गति का प्रथम नियम। अब इसको और हम सॉल्यूशन करें, इसको और हल करें, जैसे वो v बराबर u प्लस ए टी करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो u है माइनस का है इधर और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको v बराबर u टी सॉरी ए टी प्लस u हो गया हमारा। ये क्या आ गया, हमारा पहला समीकरण आ गया, कौन सा, वो वाला जो हमें क्या बता रहा है, वेग समय संबंध के लिए ग्राफ की विधि से गति का समीकरण बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें ज्यादा डीपली नहीं देखनी है, हमें बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है कि ये वेग में परिवर्तन अगर हम लेते हैं तो वेग में परिवर्तन क्या है, ओ ई से। ठीक है, या बी सी जो है वहां से हम लेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बीडी को अगर हम देखें कि बीडी बराबर किसके होगा, जैसे कि वेग में परिवर्तन इतना हो रहा है बीडी, तो बीडी को अगर हम निकालें तो बीडी किसके बराबर होगा, बीसी माइनस सीडी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गति के नियम को व्युत्पन्न कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, एक बार और इसको थोड़ा सा बता देते हैं। वेग में परिवर्तन कहां से कहां हो रहा है, यू से बी, यानी ए से ई की तरफ हो रहा है, तो ये ए ई जो है वो किसके बराबर है, बीडी के बराबर है, तो बीडी बट्टे क्या हो जाएगा, ओ सी, या फिर यू सॉरी ए डी हो जाएगा। अब बीडी है उसको हम किसके बराबर ले सकते हैं, बीडी हमारा आ सकता है, बीडी बराबर क्या आ सकता है, बी सी
माइनस सी डी। ठीक है, अब हमें पता है ये जो बी सी है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और डी सी किसके बराबर है, यू के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक इसका वेग यू है, यहाँ से यहाँ तक इसका वेग वी है। तो v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। यानी एक यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, अभी बताती हूँ। वेग में परिवर्तन क्या है, b से d या फिर ae या फिर bd। ठीक है, bd को ही हम ले रहे हैं, bd किसके बराबर है, b यहाँ पर मैंने बताया bd बराबर bc माइनस cd है। तो bc माइनस cd का मतलब क्या होगा, b माइनस u हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, पहला समीकरण हमारा ये आ गया। अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। ये चीजें मैंने a बराबर क्या है, वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण। अब हम दूसरे समीकरण को लेते हैं, इसी से हम लेंगे इसी से हमने सॉल्व करना है। एक कपड़ा थोड़ा गीला है, इस वजह से ये थोड़ा सा गीला बनाया है, शायद साफ भी ढंग से नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको देखते हैं। पहला हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा हम क्या लेंगे, अब हमारी स्थिति क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। कौन सी, पहले वाला ले लिया वेग और समय से संबंधित जो संबंध था उसका ग्राफ या निरूपण ले लिया। अब दूसरा है वो समय और स्थिति है, समय के साथ स्थिति किस प्रकार से बदलती है या उनका ग्राफ या निरूपण हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लेंगे। ठीक है, समय और स्थिति, स्थिति क्या है, दूरी है। सपोज कीजिए एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है, तो उस स्थिति में उसकी अब जो दूरी होगी या अब जो हम ये इसका चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। यदि हम देखें तो इस प्रकार से ये तो क्या है, हमारा त्रिभुज है और ये हमारा क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। इन दोनों के क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। कब, जब एक ही त्वरण से वस्तु गतिमान है। ऐसी स्थिति में ही हम एक त्रिभुज और एक जो चतुर्भुज प्राप्त करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि चतुर्भुज और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उन दोनों का योग किसके बराबर होगा, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। अर्थात ये जो टोटल परिमाण आएगा वो परिमाण क्या होगा, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो मान लीजिए किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है, वो हमें बतानी है, दूरी को बताना है। दूरी क्या बता रहे हैं, चतुर्भुज और त्रिभुज दो प्रकार के हमें यहाँ पर ये डायग्राम प्राप्त हो रहे हैं। तो इस स्थिति में हम इस संबंध को बताने के लिए क्या करेंगे कि जब दूरी की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा है, चतुर्भुज कौन सा है, OABC। ठीक है, OABC इसका क्षेत्रफल प्लस किसका आ जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल से संबंधित भी हमने इससे पहले ले लिया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक भुजा का गुना दूसरा भुजा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो AO हो सकता है या फिर BC हो सकता है। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा कौन सी, OC हो सकती है या फिर AD हो सकती है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक भुजा को हम लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर OC ले लिया और उधर हम DC ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो वेग का पता है, समय और स्थिति से संबंधित हमें जानकारी लेनी है, तो किसी को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों का मान क्या इक्वल है, वही V के बराबर आएगा, U के बराबर आएगा, या T के बराबर आना है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, ABD वाला है। तो मान लिया BD हाफ इंटू BD इंटू क्या हो जाएगा, AD।
ठीक है, ये हमारा आ गया। ऐसे स्थिति में जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब हम थोड़ा सा उधर देखेंगे कि किसके बराबर क्या है। AO या CD है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। तो हमने क्या लिख दिया, U लिख दिया। OC या फिर AD किसके बराबर है, T के बराबर है, ये हमने यहाँ पर T लिख दिया। ठीक है, प्लस हाफ BD किसके बराबर है, BC माइनस CD के। BC माइनस CD किसके बराबर था, V माइनस U। देखिएगा BC यानी कि ये क्या है, V है और BC U है, तो क्या लिख देंगे हम, V माइनस U। ठीक है, और AD क्या है, T है, तब हम क्या लिख देंगे, इंटू T लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जैसे UT लिख दिया, UT प्लस हाफ T है, या तो उसकी जगह हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या फिर V माइनस U की जगह। तो हम T की जगह नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला समीकरण था इस समीकरण के अनुसार हम क्या करेंगे, ये जो V माइनस U है उसका मान रखेंगे और V माइनस U किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर क्या हो सकता है, V माइनस U। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, कौन सी को, 80 वाली को। 80 किसके बराबर है, V माइनस U, यानी हम V माइनस U भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 80 को भी लिख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, U माइनस V की जगह क्या लिख देंगे, 80 इंटू T। अब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, S बराबर चल रहा है हमारा, ध्यान देना, S बराबर, ये भी S बराबर, ये भी S बराबर, यानी दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये पूरा परिमाण निकाल रहे हैं, वो इस वस्तु की क्या आएगी, दूरी आएगी, वो किसके बराबर होगी, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ये वाला सूत्र, यानी गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, जिसको हमने इस प्रकार से एक सूत्र के माध्यम से देखा। हमें दूरी का स्थिति, जो स्थिति है, दूरी है, उसका समय के साथ में ग्राफ ये निरूपण देखना है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया कि U वेग वाला, U प्रारंभिक वेग है और V अंतिम वेग है। ऐसे स्थिति में अगर हम इसका ग्राफ प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार से एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज को हम शामिल करते हैं, एक समांतर जो रेखाएं हैं वो बना करके, क्योंकि हमारी रेखा तो क्या बन रही थी, ये बन रही थी, एक समान कोण से गति कर रही थी वस्तु, U वेग से V वेग को प्राप्त कर रही थी और इसके बराबर हम क्या कर रहे थे, ये समांतर रेखाएं बना करके इस प्रकार से हम इसका निरूपण कर रहे थे। ठीक है, ऐसे स्थिति में चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा, और वो क्या आएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, गति का दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है, ये 2 नंबर पर। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर का प्राप्त करते हैं, तीसरे नंबर पर चलते हैं। ठीक है, ये वाला हम हटा देते हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे हाथ से तो इजीली हो जाएगा आपसे, एक दो बार खुद को करना पड़ता है। तीसरा जो आएगा वो क्या है हमारा, SUT प्लस हाफ 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर है, अर्थात वेग और स्थिति, वेग और स्थिति के संबंध में। तीसरा है वेग स्थिति संबंध को बताने वाला का संबंध, के लिए संबंध, जिसका हम क्या करेंगे, संबंध के लिए ग्राफ या उल्टा सीधा लिख दिया, स्थिति संबंध के लिए गति समीकरण। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा, इधर ये मेरे से साफ हो गया था, ये वेग जो किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है, ये इधर समय है, किस में है, समय किस में है, एस यानी सेकंड में है। ठीक है, बाकी एजिट, ये O है, ये C है, बाकी वैसा वैसा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए
कि एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है और वो वस्तु गति करते हुए t समय में s दूरी तय कर लेती है। ऐसी स्थिति में जो वेग और दूरी है उन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं एक समान त्वरण से वस्तु, एक समान त्वरण यानी a त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है, t समय में s दूरी तय करती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दूरी तय की जाएगी वो क्या होगी, दूरी तय, ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा इसके बराबर, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम क्या कहेंगे, अब समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसको हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसके अंदर हम त्रिभुज को भी शामिल कर रहे हैं और इस चतुर्भुज को भी शामिल कर रहे हैं, आयत वाला जो था। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। अर्थात s बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज कैसे बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, ऐसा फिर इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर, ठीक है, ये एक दूसरे के समानांतर समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये कौन सा है, ओ ए बी और सी, ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ओ ए बी सी तक समलंब चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो समानांतर भुजाएं होती है उनका योग इनटू जो समलंब डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, उसका गुणनफल बटे 2 के बराबर होता है। अर्थात अगर हम ये भुजा और ये भुजा दोनों को ले तो दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल है। S बराबर ओ ए प्लस बी सी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, भले छोटी बड़ी हो लेकिन एक दूसरे के क्या है, सामने समानांतर है, बटा 2 समांतर भुजाओं का योग इनटू इन पर डाला गया लंब है, और लंब किसके बराबर है, जैसे हम लंब को देखेंगे या इसके समानांतर एक आधार को हम देखते हैं तो क्या है, OC। ठीक है, इसके गुणा में अब हमें इन सब का मान पता है, OA किसके बराबर है, देखिएगा U के बराबर, S बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस BC किसके बराबर है, उधर देखिएगा B के बराबर बट्टे क्या आ गया, 2 बार गुणा OC किसके बराबर है, T के बराबर, ये हमारा क्या आ गया, T आ गया। हम क्या कर रहे हैं, इनमें कुछ एक परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन किस आधार पर कर रहे हैं कि ये जैसे हमारा ये जो समीकरण है इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चेंजेस करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे इससे पहले वाले में भी हमने देखा था कि जो हमारा a था उसका मान निकाला जा रहा था, a का जो b माइनस u के बराबर आ रहा था। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे, उससे t का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे b बराबर u प्लस ab, अब t का मान हमें निकालना है, t को यहीं रखना है, बाकी क्या हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है, v माइनस u, और ये a क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, v माइनस u अपॉन a, यहाँ पर क्या है, u प्लस v है, तो t की जगह हम क्या करेंगे, इस समीकरण से ये मान रख देंगे, तो s बराबर क्या आ जाएगा, v प्लस u प्लस v लिखेंगे, v प्लस u लिखे एक ही बात है, इंटू 2, t की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये किसके बराबर है, t के। ठीक है, समीकरण 1 से क्या आ गया, v माइनस u अपॉन a। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करोगे, इसको इधर ले आते हैं, 2as बराबर क्या हो जाएगा, v को v से मल्टीप्लाई करो, v स्क्वायर, v को माइनस u से करो तो v u आ गया। ठीक है, u को v से करो तो प्लस v u आ गया, फिर u को u से करो माइनस u से तो माइनस u
स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया 2as बराबर क्या हो गया v स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो गए कट गए बराबर u। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया गति का तीसरा समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ग्राफ की विधि से गति के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसमें थोड़ा सा और अंश बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।